अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुपर स्पेशल। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली आज हम लोग वापस क्रिकेट पे बात करेंगे एंड व्हाट्स हैपनिंग एंड रीसेंट डेवलपमेंट जो हुई थी वो पीसी की तरफ से दानिश वो यही थी कि नदीम खान को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस अपॉइंट कर दिया एंड इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस जॉब एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। आपको अपने यंग टैलेंट को फिल्टर आउट करना, ढूंढना, इट विल बी अ गुड जॉब। बट नदीम के पास वो एक्सपीरियंस है फ्रॉम द बैंक यूज्ड टू वर्क विद, फिर ऑफ कोर्स उनके भाई के साथ जो उनकी एकेडमी है, सो ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस। बट हम ऑफ कोर्स अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे व्हाट दे फील अबाउट इट। फातिमा, इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ही इज़ रिप्लेसिंग मुदस्सिर नज़र। अब उनका डेजिग्नेशन इससे पहले डिफरेंट था, वो डायरेक्टर क्रिकेट अकेडमीज़ थे। अब नदीम खान का डेजिग्नेशन भी थोड़ा सा चेंज किया गया। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या रोल भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। इस पर ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी ने। आगे चल के इनफैक्ट इसी वक्त हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी मौजूद हैं। सिकंदर, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। नदीम खान साहब को डिस्कस कर रहे हैं हम। फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड, अच्छा फैसला है? ये तो सबसे पहले भी जो फातिमा ने बोला ना कि वो यंग टैलेंट को डेवलप करेंगे, उनका वो काम नहीं है। ओके, राइट। अगर आप गौर से पढ़ो, वो जितनी भी एकेडमीज़ होंगी उनको मॉनिटर करेंगे, उनके अंदर जो कोचेज आएंगे उनको देखेंगे कि वो कौन से हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, हो सकता है कोई उनसे हाई क्वालिफिकेशन। अच्छा सिको, जस्ट टू मेक इट क्लियर कि नदीम खान ने कि मैं एक्चुअली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी थी, जो उन्होंने लिखा था, उन्होंने बोला मेरा बिगेस्ट टारगेट होगा टू आइडेंटिफाई यंग टैलेंट इन अर्ली स्टेज एंड देन ग्रूम इट। तो वो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में। अच्छा जी, मगर जो मैंने पढ़ा था उसमें ये था कि ही विल बी मॉनिटरिंग ऑल द एकेडमीज। हम दोनों अलग-अलग बात करते हैं। सिकंदर, आई थिंक यू बोथ आर राइट कि वो तो उनका कोर टास्क है, बट पर्सनल जो उनका प्लान है उसमें यंग बच्चों की ग्रूमिंग भी शामिल है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको वही शख्स आता है जिसके लॉबी हो, जिसके ताल्लुकात हो, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा शख्स आता है कि जो यूनुस खान जैसा कभी नहीं आएगा और शाहिद अफरीदी जैसा कभी नहीं आएगा, जिनके एटीट्यूड होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कभी नहीं आएंगे। और आप जैसा बंदा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं आएगा। नहीं, एक दफ़ा आया था तो बेचारे को बड़ी मार पड़ी थी। खैर एनीवे, तो वो शख्स आएगा कि जो कहे कि जी मैं ज़रा जाकर आ जाऊँ, कहेंगे हाँ बिल्कुल आप जाएँ। तो ऐसा शख्स आता है नंबर 1। जहाँ तक उसकी क्वालिफिकेशन का है नदीम का, मुझे बिल्कुल उस पर एतराज़ नहीं है। मैं ये आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई एक बड़ा नाम बता दें जो कि कोच हो, कोई एक बड़ा नाम बताए। मिकी आर्थर को ले लें आप, उससे पहले बॉब विल्मर को ले लें आप, जो ऑस्ट्रेलिया का कोच था, पता नहीं क्या नाम उसका, भूल भी गया मैं, जिसने 3 वर्ल्ड कप या 2 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को जिताया। जॉन बुकनन का कोई बैकग्राउंड वो तो लेक्चरर थे कॉलेज में, शायद 1-2 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। तो ये सबसे पहले तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमें प्लीज़ रिमूव कर देनी चाहिए कि बहुत बड़ा नाम होगा तो अच्छा कोच होगा, ये सबसे पहले ज़ीरो। तो इसलिए नदीम को तो मैं क्लीन चिट देता हूँ। अगर इफ़ ही इज़ टैलेंटेड, उसमें अगर इतनी क्रिकेट नहीं खेली हुई, 2 टेस्ट मैच खेला हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या साउथ अफ्रीका का बताता हूँ। जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ था, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने उनको याद दिलाया, उन्हें याद नहीं आया, मेरे साथ प्रोग्राम भी करते हैं। वो बैटिंग कर रहे थे, उनको कोई आउट हो रहे थे, तो जिक्र हुआ, मैंने कहा यार देखो आप ऐसा करो, इस तरह कर लो, एक कोई चीज़ बताई। तो वो पलटे और मुझसे पूछने कि आपने कितने टेस्ट खेले। मैंने कहा मैंने 26 खेले। कह रहे आपको पता है मैं 46 खेल चुका हूँ और मैंने 3000 रन कर चुका हूँ, आप मुझे बता रहे हो। अब 88 खेल लिया उन्होंने। हाँ, तो अब बताइए कि जब ये अप्रोच हो लड़कों की ना, हमारे गोरे को नहीं बोलेंगे, गोरा तो इंग्लिश में बात करेगा। मैंने जो 26 खेले हुए थे, मुझे उन्होंने टोक दिया। उसके बाद मैंने कान पकड़े कि भाई मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो मतलब ये वो लोग हैं जो सीखना भी नहीं चाहते ना। सिकंदर तो अब ये नदीम खान की जो क्वालिफिकेशन जब तक है, कभी उसका कोई नहीं फर्क पड़ता। इफ ही इज टैलेंटेड ही कैन मैनेज। उन्होंने यूबीएल को बिल्कुल मैनेज किया है, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टीम को यूबीएल की फाइनल तक लेकर गए। ही नो हाउ टू हैंडल द थिंग्स। मोइन खान एकेडमी में एज एडमिनिस्ट्रेटर वो काम करते हैं। ही नोज हाउ टू लुक आफ्टर द थिंग्स। और उनको वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्रिकेट बोर्ड के क्लोज हैं, मिसबा के क्लोज हैं, तो ही क्वालिफाइज। फॉर मी ही क्वालिफाइज। ठीक है। एंड यार बिल्कुल मैं यही बात करने वाली थी कि नदीम के पास नदीम खान के साथ पास वो पीआर है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इन प्लेयर्स के साथ उठते बैठते हैं। मोइन खान एकेडमी की वजह से, फिर बैंक का पूरा एक्सपीरियंस है। अभी एज ए लाइक कोऑर्डिनेटर जो सिलेक्शन कमेटी का वो उनको उसकी पोस्ट थी, वो खैर उन्हें रिजाइन कर दी। सो अभी उनको थोड़ा सा डायनामिक्स भी समझ आ गए। मगर और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं नदीम के लिए, या यू थिंक इट विल बी ईजी राइड? कोई चैलेंज नहीं होगा फातिमा। और वो जिस तरह भी सिकंदर बख्त साहब कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गुड बुक में हैं, तो चैलेंज किस बात का? फिर तो आपको नौकरी मिल गई ना, फिर आपको
पैसे भी मिलेंगे, महीने के वक्स भी मिलेंगे। और अभी मुझे ज़्यादा कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। नदीम खान पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मैनेजर रहे। नदीम खान साहब जो हैं वो कोऑर्डिनेटर रहे सिलेक्शन कमेटी के। तो कितने क्लोज़ हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, इन 2 ओहदों के साथ, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। फिर मुल्तान सुल्तान के वो मैनेजर भी रहे। ठीक है, अब वो कोऑर्डिनेटर के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए और लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वालिफ़िकेशन की। सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि मैं उनको क्लीन चिट देता हूँ, लेकिन जो 13 मई 2020 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ईमेल जनरेट हुई जिसमें उन्होंने क्रेडेंशियल बताए नदीम खान साहब के, मैं सिकंदर बख्श साहब के सामने रखना चाहूँगा, आपके और दानिश के सामने रखना चाहूँगा। उसके बाद मेरा ख्याल है कि हमारे देखने वाले ये फैसला करेंगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सबसे पहला सवाल तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहले बंदे को आइडेंटिफाई किया जाता है। इस क्रिकेट बोर्ड में तो कम से कम ये दिखाई दे रहा है, और ऐसे उंगलियों पर गिने जाने वाले केस हैं जो बंदा बाद में जो है वो उस ओहदे के ऊपर तैनात कर दिया जाता है। नदीम खान इज़ वन ऑफ देम। अब आप लोग बात कर रहे हैं मोइन खान क्रिकेट अकेडमी जो है, ये क्राइटेरिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। नदीम खान मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में एडमिनिस्ट्रेटर है। मोइन खान क्रिकेट अकेडमी दुनिया की 500 क्रिकेट अकेडमीज़ में आती है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं सिकंदर बख्श साहब से सवाल कर रहा हूँ, इसको छोड़ दें। मोइन खान क्रिकेट अकेडमी का जो ग्राउंड है उसको पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट का दर्जा भी हासिल नहीं है। नदीम मोइन खान साहब की क्रिकेट अकेडमी जो है उसके मेंबर हैं सिकंदर बख्श साहब। वो एक क्लब है बेसिकली, ठीक है, क्लब है बेसिकली, वो क्लब है वहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात यह कि यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएट है नदीम खान साहब। भाई यूबीएल की टीम को तो ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में मसूद अनवर साहब लेकर आए थे। और उसके बाद जिन खिलाड़ियों की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक ईमेल जनरेट की 13 मई 2020 को, वो तो मैं देखता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ और रोज़ मैं सोचता हूँ कि यार मैं कब इसके ऊपर आर्टिकल लिखूँ, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो मैंने सोचा यार नदीम खान भी अब शायद उस फहरिस्त में आने वाले हैं, क्योंकि नदीम खान की करियर की झलकियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिखी हैं कि 93 से 99 तक वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले। 2 टेस्ट मैचों में उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। उन्होंने अजीम बराइन लारा को आउट किया। उन्होंने 99 में सचिन रमेश तेंदुलकर को रन आउट किया। और वो यूबीएल में खेल रहे थे यूनुस खान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 10,000 रन किए। उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भाव ताव कर रहा था कि 1 लाख कम कर लें, 1.5 लाख बढ़ा लें। और ये यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में माजी में एसोसिएट रहे हैं सिकंदर बख्श साहब। भाई यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो इरफान मिर्जा साहब ने बनाया। नदीम खान साहब को आप किस बात का क्रेडिट दे रहे हैं? तो जरा मुझे 2-4 बातें तो बता दें। फिर आप इस बात पे बिलीव नहीं कर रहे कि जैसे ये सिकंदर कह रहे, इट डजंट मैटर अगर आपने इतना क्रिकेट खेली है नहीं खेली, यू नो, अगर आपके अंदर पोटेंशियल। जी फातिमा, जो सबसे बड़ा मजाक है ना वो ये है कि नदीम खान साहब डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस है। जिस तरह भी दानिश फरमा रहे थे कि डायरेक्टर अकेडमी मुदस्सिर नजर थे, डायरेक्टर डोमेस्टिक हारून रशीद साहब थे, अब दोनों के ओहदे को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इश्तिहार दिया वो सबसे बड़ा मजाक था। उन्होंने बताया कि जी नदीम खान साहब के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए लेवल 2, क्योंकि नदीम खान साहब जब इस ओहदे पर तैनात हुए खबरें आने लगी कि भाई वो तो लेवल 3 पास ही नहीं कर सके। और कहा कि 16 लोगों में से उनको मुंतखब किया गया। फातिमा, 16 लोगों में से उनको मुंतखब किया गया। लास्ट बात करना चाह रहा हूँ, और क्रिकेट कमेटी के सरबराह इकबाल कासिम ने उनका इंटरव्यू लिया, और इकबाल कासिम के हवाले से अखबारात में खबरें आ रही हैं। वो कह रहे हैं भाई बंदा ही हमारे पास एक आया तो इसलिए हमने उसका इंटरव्यू किया। 15 और कैंडिडेट्स थे, 16 थे लेकिन इंटरव्यू के लिए वही जिस तरह हेड कोच के लिए हुआ था और चीफ सेलेक्टर के लिए हुआ था, वो भी कुछ ऐसा ही मामला था। या आई एम श्योर यू वुड रिमेंबर। एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर लेते हैं नदीम खान से मुतालिक। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, पिछले साल हमने देखा जब नया स्ट्रक्चर बन रहा था डोमेस्टिक का, तो नदीम खान साहब उस कमेटी का भी हिस्सा थे जिन्होंने नए स्ट्रक्चर में पेश रहकर फैसले किए, टीमों की तश्कील में अहम फैसले किए, किसको प्लेइंग 11 में होना चाहिए, किसको सेकंड 11 में होना चाहिए, ये फैसले करते हुए नजर आए। आपको लगता है कि एक पाथ बनाया जा रहा था उनके लिए ताकि वो इस ओहदे तक आए, और आप इस ओहदे पर उनको कैसे देख रहे हैं? लेकिन दानिश, इसका फैसला तो अब तारीख करेगी कि ये फैसला दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस का जो ओहदा है, एक क्रिकेटर का होना तो जरूरी है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी है जी। ज्यादा इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि आप अपने कोचेस से किस तरह काम करते हैं, आप क्या प्लानिंग करते हैं। भट्टी साहब जी जी, आपकी जो अकेडमीज चल रही हैं उसके लिए आप क्या डिजाइनिंग करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं। देखिए, नदीम खान 2 टेस्ट खेले, 2 वनडे इंटरनेशनल खेले, लेकिन मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन एक बिल्कुल अलग चीज है। जैसे सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे, दुनिया के कोई बड़े प्लेयर, बड़े कोच इधर ही रहे। हालांकि मिसबाह-उल-हक आज पाकिस्तान के कोच हैं, जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं, लेकिन अभी इन्होंने उस तरह डिलीवर नहीं किया जिस तरह जॉन बैकनन का नाम दिया जा रहा था।
अच्छा, कॉर्पोरेट कल्चर में दुनिया भर में यही होता है कि किसी भी शख्स की सीवी सामने रख के उस इश्तहार को या उनके क्रेडेंशियल्स को सामने रख के जिसको लाने की कोशिश की जाती है, उसके बारे में इश्तहार डिजाइन किया जाता है। इसी तरह नदीम खान के बारे में हुआ, ज़ाहिर है वो पावर कॉरिडोर में तो थे, नजीम सेठी के दौर में भी वो 3-4 साल मुख्तलिफ ओहदों पर रहे, इस दौर में भी रहे, लेकिन मेरे ख्याल में यंग है, एनर्जेटिक है, थोड़ा सा टाइम दे दें। अगर वो गलत डिलीवर करेंगे तो फिर बात करेंगे, लेकिन किसी के बारे में आज कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना, ये मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं है। बिल्कुल सिकंदर, मैं यही कह रही थी, आपने इतने सालों इतने लोगों को चांसेस दिए, यू नो दीज पीपल हैव लिटरली, कोई हमारे डेस्क पे कह रहा था बचपन से मैं नाम सुन रहा हूँ, वो आज तक है, सो यू नो उनका भी बचपन गुजरे में 10 साल हो गए हैं जो ये कह रहे थे। नहीं फातिमा देखो, इसमें जैसे भी बात हो रही थी ना कि मुदस्सिर नज़र थे, इससे पहले उन्होंने 46-56 पता नहीं 76 टेस्ट मैचेस खेले शायद, उन्होंने क्या डिलीवर किया। मुदस्सिर के साथ मैं असिस्टेंट कोच था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, और मैंने उनको अच्छी तरह देखा हुआ था, उनका क्या पोटेंशियल था कि उनको लड़कों ने उठा के बाहर खड़ा कर दिया था वकार यूनुस ने, कप्तान ने, और एज अ कोच वहाँ जाके खड़े हो जाओ तुम्हें कोचिंग नहीं आती, ये मैं आई विटनेस हूँ। तो ये भूल जाएं कि किसी ने 76 टेस्ट मैच खेलें तो बहुत अच्छी चीज़ कर लेगा। जहाँ तक अभी जो याया ने डिस्क्राइब किया कि नदीम खान के लिए क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा वो कहा कि जी ब्रायन लारा को, तो ये तो क्रिकेट बोर्ड की गलती है ना कि आपने अपना एक बंदा सेलेक्ट किया, आप उसको ऑन करें। क्या जरूरी है आपको बताना कि जी उसने 2 आउट किए, उनमें से एक ब्रायन लारा को आउट किया, वजाहतें ना दें। हाँ मतलब ये तो बच्चों वाली हरकत है ना, ये तो इमेच्योरिटी की हद कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इंतहा की बचपने की हद कर दी है कि आप नदीम खान को पॉइंट करने के बाद उसको इस तरह डिफेंड करें कि लारा को उसने आउट किया, तेंदुलकर को उसने रन आउट किया। कम ऑन मैन, आपको थोड़ी सी मतलब मैं क्या बोलूँ, कोई अल्फाज सब इस्तेमाल करूंगा तो आप कहेंगे कि सख्त उनका वैसे एडमिन एक्सपीरियंस इतना अच्छा बोले कि है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस ये है। वो मोइन खान में भी वहाँ पर वो सिकंदर, ये जो आपका पॉइंट था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा शख्स है जिसकी बात सुनी जाती है, जिसकी बात में वजन होता है? आप एक और साहब का जिक्र कर रहे थे जिनको बाहर खड़े होने कह दिया था, आपको लगता है कि नदीम खान को कोई ऐसा कह सकता है या वो अपनी बात मनवा सकते हैं? देखो बात असल ये है कि जो मुदस्सिर नज़र जैसा प्लेयर जिसने 76 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, उसका बड़ा रिकॉर्ड है, उसने अपने अब्बा की तरह पाकिस्तान का, मैं थोड़ा सा इसलिए अपडेट कर रहा हूँ कि उनके वालिद साहब ने कैरी किया था एज एन ओपनर, नज़र साहब ने मरहूम ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ओपन गए थे, आखिरी तक नॉट आउट रहे। मुदस्सिर नज़र ने भी वो रिकॉर्ड किया, ये एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि बाप बेटे ने किया, बहुत बड़ी उनकी क्रिकेट खेली, उन्होंने बहुत ज़्यादा खेली व्हाटएवर, मगर वो भी लड़कों को फ़कर जैसे बंदे को नहीं खड़ा करके कह सके तुम सही क्रिकेट खेल लो। ये लड़के जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, टीम में होते हैं, इनके आंखें इधर नहीं होती, इधर होती हैं, नज़र ही नहीं आती आंखें, ये इतने इनके मतलब है कि नखरे होते हैं और उनको कोई नहीं संभाल सकता, उनको सिर्फ एक गोरा संभाल सकता है, इसलिए कि गोरे से वो इंग्लिश बोलते हुए घबराते हैं, गोरे के अलावा वो किसी के ना समझता है। अच्छा थोड़ी सी मैं यूबीएल की बात करता हूँ कि यूबीएल में मैंने अपनी आंखों से ये देखा हुआ है कि बच्चों की वहाँ की जो एकेडमी थी, वहाँ पे हॉकी प्लेयर बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग दे रहा था। मैंने उनको बोला भी, इस वक्त मंसूर अख्तर वहाँ थे, मैं कहा मंसूर शर्म कर लो यार, ये क्या कर रहे हो तुम, एक हॉकी प्लेयर क्रिकेट की कोचिंग कर रहा है वहाँ पे खड़ा हुआ। तो वहाँ का तो हालात तो छोड़ दें आप, वहाँ क्या थे वो तो क्या हुआ आप सबको पता है। तो ये ज़रूर है कि उसने वहाँ पे मैनेज किया हुआ है, तो आप उसको चांस दें। ये देखें हम जितना भी बात कर लें, यूनुस खान जैसा प्लेयर जिसका एटीट्यूड है वो वहाँ नहीं आ सकता, यूसुफ नहीं आ सकता, इसलिए कि ये ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनको टेक्निकल चीज़ें पता होंगी मगर वो नहीं आ सकते। अफरीदी कभी नहीं आ सकता, इसलिए कि इनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अभी कल मैं अखबार में बल्कि आज भी पढ़ रहा था, कहीं लिखा था कि बाबर आजम कह रहे हैं मैं इमरान खान बनना चाहता हूँ। मेरे भाई आप में इतनी हिम्मत है ही नहीं, आप तो मासूम बच्चे हैं, आप तो डिक्टेशन ला के ले ही नहीं सकते, आप में एटीट्यूड ही नहीं है कप्तान बनने का, आप बन ही नहीं सकते। मगर उनको सकलैन मुश्ताक ने आई है, बड़ी अच्छी एडवाइस दी है, उन्होंने बोला कि भाई अगर कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं भाई देखिए एक आदमी का नेचुरल बिल्ट इन एटीट्यूड होना चाहिए ना। आपको उठाकर पाकिस्तान टीम के कप्तान को उठाकर आपने एक इमाद वसीम को ऊपर लाके बता दिया लोगों ने कि जी ये आपका कप्तान है। आप ये मुझसे ना कहें कि ये फ्रेंचाइज है। फ्रेंचाइज की ड्राफ्टिंग, फ्रेंचाइज के पैसे कौन कितने लेगा, ये सब मिसबाउल हक डिसाइड करते हैं। फ्रेंचाइज में कौन आएगा, ये सब मिसबाउल हक डिसाइड करते हैं। I love how our conversation goes somewhere else. But on that note, हम लोग यहाँ ले लेते हैं ब्रेक। But what I was saying कि सकलैन मुश्ताक ने एडवाइस दिया बाबर आजम को that he should plan a chai session
with the best captains in the past, मतलब जितने भी उनको लगते हैं कि best Then again, captains है। it's still early days for Yeah. बाबर आजम. अगर Too much सही तरह pressure as groom well. किया जाए, सही तरह confidence दिया जाए, तो I don't see why anyone cannot change. I agree. इंसान बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिंदगी भी बदल जाती है. Let's hope बाबर आजम can change as a person as well and become strong. एक break ले लेते हैं. We'll break के stay बाद- the same. Yeah, We'll take we'll a stay break. the same. And the topic will stay the same as well. हमारे साथ रहेगा. एक और खबर को हम लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में जो डायमंड क्रिकेट एकेडमी है उसको सील कर दिया गया। आपको पता है इस एकेडमी में 200 से ज़ायद बच्चे प्रैक्टिस करते थे एंड यू नो स्टार्स है इमाद वसीम एंड आबिद अली भी यहाँ प्रैक्टिस करते थे। तो व्हाट रियली हैपेंड, इसकी बैक स्टोरी क्या है? हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अयाज अकबर यूसुफ ज़ई ने हमें ज्वाइन किया, वो क्लोजली ऑफ कोर्स फॉलो करते हैं व्हाट्स हैपनिंग देयर। अयाज पहले तो सारा बैकग्राउंड बता दे कि यू नो व्हाई, क्या सील हुआ है, कौन सा एरिया सील हुआ है, सुना है कि कुछ पार्ट इलीगल है, तो ये जो पूरा बैकग्राउंड है पहले वो हमें समझाएं। देखिए जी, ये एक थोड़ी सी लंबी कहानी है। एक्चुअली इस्लामाबाद में जो वफाकी दारुल इस्लामाबाद है, इसमें पूरे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है कि बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिकेट का मौजूद है। क्योंकि ये एक प्लान सिटी था, तो यहाँ पर जो टाउन प्लानिंग की गई, प्रॉपर तरीके से ग्राउंड यहाँ पर दिए गए। ये जो डायमंड क्रिकेट ग्राउंड है, ये G8 में वाक़या था, पुराना डायमंड। उसके बाद CDA को ज़रूरत पड़ी यहाँ पर कुछ रोड एक्सपेंशन की, और क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा था और रोड्स की ज़रूरत थी, तो 9th एवेन्यू का रोड वहाँ पर डिज़ाइन किया गया। और उसके बाद और 9th एवेन्यू जो है वो इस ग्राउंड के दरमियान में से गुजरना था। तो उसके बाद जब ये CDA के साथ ये मामला टेकअप हुआ, तो CDA ने उस वक्त इसको कहा कि हम इस ग्राउंड को ख़त्म कर देंगे और यहाँ रोड बना रहे हैं। लेकिन उस वक्त के जो इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर थे शकील शेख साहब, उन्होंने इस मामले को टेकअप किया और इसको ऐवानों तक लेके गए। और उस वक्त शौकत अजीज जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ तक गए, मुशर्रफ साहब के पास गए, और वहाँ पर उन्होंने उस ग्राउंड का मुतबादिल जो है वो साथ ही एक और ग्रीन बेल्ट पे जो है वहाँ पर अप्रूव करवा लिया, जो CDA ने उनको बना के भी दे दिया। उसके बाद ये जो ग्राउंड आधे में से गुजरा है, इसका थोड़ा सा पार्ट है, कोई ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर क्योंकि ग्रीन बेल्ट पहले ही थी, तो वहाँ पर जो नेट थे और एक छोटी सी वहाँ पर एक कमरा है जिसको चेंजिंग रूम कहते हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहा और वहाँ पर प्रैक्टिस होती रही। और बाकायदा तौर पर उसकी रिटन अप्रूवल जो है वो इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने ले ली थी, उसी वक्त 2005 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कुछ ये जो 2-3-4 साल से ये मामला टेकअप हुआ है कि ज़रा सा कोई मसला हो तो ये CDA पहले थी, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये ऑपरेशन करने आ जाते थे कि हमने इसको गिराना है। हम इनको कहते थे कि यार जितने भी जर्नलिस्ट थे या जो भी स्पोर्ट्स लवर थे, यार ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि क्रिकेट हो रही है, यहाँ पर कोई और काम तो हो नहीं रहा, तो क्यों इसको गिरा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पहुंच हो जाती थी या बात सुनी जाती थी, तो इसको रोक दिया जाता था। जब MCI आई, मेट्रोपॉलिटन ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया, तो उन्होंने भी इस पर शबखून मारने की कोशिश की, उनके साथ भी ये मामला हुआ। आज से तकरीबन कुछ 1.5 साल पहले जब शहरयार अफरीदी साहब वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला थे, तो एक मरतबा फिर MCI बड़ी एक्टिव हुई और इसको गिराने के लिए पहुंची। तो हम वहाँ पर पहुंचे, स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी थे, बाकी भी स्पोर्ट्स लवर थे। हमने इनको कहा कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। उसके बाद शहरयार अफरीदी साहब ने इसमें इंटरवीन किया, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसमें चेयरमैन CDA और कमिश्नर दोनों चार्ज उनके पास है, आमिर अहमद अली, इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, मेयर इस्लामाबाद और दीगर जो स्पोर्ट डायरेक्टरेट के लोग थे, उनकी कमेटी बनी और उन्होंने मुश्तरका तौर पर इसका पूरा जायजा लिया और उसको उन्होंने उस वक्त गिराया नहीं। और शहरयार अफरीदी साहब ने कहा कि ये एक अच्छी हेल्थी फैसिलिटी है। यहाँ पर मैंने खुद भी देखा और वो शहरयार अफरीदी साहब खुद भी ऑफ एंड ऑन आते रहे और वो छुप के देखते रहे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो उन्होंने खुद कहा और रिकॉर्ड ये चीज़ मौजूद है कि ये एक अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पर 200, 250, 300 बच्चे आते हैं जिनकी उम्र 9 साल से लेकर 26 साल तक है, जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। ये मामला फिर रुक गया। अब 3-4 दिन पहले जब मेयर इस्लामाबाद अभी सस्पेंड हुए हैं, उसके बाद जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के जो डायरेक्टर खातून आई हैं शफक, उन्होंने एक लेटर निकाला। उनके पास डुअल चार्ज है, एक तो वो इस्लामाबाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो है वो CEO भी बनी और उसके साथ साथ डायरेक्टर ICT भी बनी। उन्होंने एक लेटर निकाला कि ये ग्रीन बेल्ट के ऊपर है, इसको गिराना चाहते हैं। उन्होंने नोटिस दिया और नोटिस के 2 दिन बाद आके उन्होंने इसको सील कर दिया। जब ये मामला फिर टेकअप हुआ, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये इलीगल है। अब ये इलीगल कैसे है मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर वो ये बात करें कि ये ग्रीन बेल्ट है तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ग्रीन बेल्ट है। और इस ग्रीन बेल्ट के ऊपर ये ग्राउंड, ये छोटी सी एकेडमी है और उस एकेडमी के अंदर क्या है, उसके अंदर 3 नेट लगे हुए हैं और एक छोटा सा चेंजिंग रूम है और बाकी टोटल ग्राउंड है, ग्रीन है, बिल्कुल लश ग्रीन है। इसको डायमंड क्रिकेट एकेडमी ने इसको मेंटेन किया हुआ है।
अब डायमंड क्रिकेट एकेडमी की इंतजामिया ये कहती है कि यहाँ पर 200 से 250 बच्चे यहाँ पर रोजाना प्रैक्टिस के लिए आते हैं, लिहाजा अगर इस फैसिलिटी को खत्म किया जाए तो इस्लामाबाद में जो बाकी ग्राउंड्स हैं वो जो CDA के अंडर है या MCA के अंडर है, उनकी हालत ऐसी है कि वहाँ पर जानवर भी जाना पसंद नहीं करते, मुकम्मल तौर पर वो तबाह हो चुके हैं ना वहाँ पर। ये क्लैरिफिकेशन भी दीजिए कि ग्राउंड का मसला नहीं है, एकेडमी का मसला है। जी, ये बिल्कुल ग्राउंड के साथ मुलेका एकेडमी है, उसका इशू बनाया हुआ है। और दानिश इस एकेडमी में आबिद अली क्योंकि लाहौर से इस्लामाबाद आते थे खेलने के लिए, वो यहाँ प्रैक्टिस करते रहे। इसके साथ साथ हसन अली यहाँ प्रैक्टिस करते रहे, इमाद वसीम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं आकर। इसके साथ साथ रोहेल नजीर जो अपकमिंग स्टार है वो यहाँ पर अभी भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ग्राउंड के अंदर आपको प्रैक्टिस फैसिलिटीज नहीं होती। अब मसला ये बना हुआ है कि ये एक खामखा की हरदर्मी है जिसको इन्होंने, हालांकि दानिश इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के ऊपर लोगों ने इमारतें बनाई हुई हैं, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर बना हुआ है जिसपे रोजाना हजारों तादाद में लोग आके अपने लाइसेंस बनवाते हैं। दानिश मैं सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। यार ये बताओ कि आप ये कह रहे हो कि अगर वो रोड गुजरेगी तो वो एकेडमी से गुजर जाएगी, वो जो प्रैक्टिस एरिया है ग्राउंड बच जाएगा? नहीं सीखो भाई, ये पहले की मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर ग्राउंड था, अगर आपको याद है डायमंड। हाँ मैं आया हूँ, खेल देखा मैंने। हाँ जी सीखू भाई, उसमें से रोड गुजर चुकी है, 9th एवेन्यू बन चुका है। ये जो थोड़ा सा एरिया है, हार्डली 3 से 4 सीखू भाई इसमें पिचेस बनी हुई हैं, वो पे उस पर तकरीबन 2005 में ये ग्राउंड बना था। उसके बाद इसमें प्रैक्टिस हो रही है, बाकायदा तौर पर नेट्स बने हुए हैं। अगर आपको याद हो, सिकंदर ये कह रहे हैं कि अगर एकेडमी का एरिया जो ग्रीन बेल्ट पर है अगर वो भी खत्म कर दिया जाए तो ग्राउंड तो फिर भी बचेगा ना? नहीं, मैं दानिश मेरा सवाल ये है कि अगर उस एरिया को अगर चले, इतना डिस्प्यूटेड है, हमारे क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते क्रिकेट के लिए, तो हम उस एरिया को दे दें उन्हें, उसके बदले में वो कोई और एरिया दे दें जहाँ पे पिचेस बना ली जाएं ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, ग्राउंड बच जाए। ग्राउंड तो बच जाएगा ना अगर ग्रीन बेल्ट वाला एरिया दे भी दिया तो? जी दानिश, ग्राउंड अपनी जगह पे मौजूद है, जो डायमंड क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है पाकिस्तान का। अब ये प्रैक्टिस जो देखे ना, आप खाली ग्राउंड के ऊपर गुजारा नहीं होता, क्योंकि ग्राउंड की पिचेस को आप प्रैक्टिस के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड खराब हो जाता है। और ये वो फर्स्ट क्लास सेंटर है, आप इसका रिकॉर्ड उठा के देख लें कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ये जो अभी मौजूदा बोर्ड आया है, क्योंकि सीकू भाई को भी पता है, आपको पता है कि इस बोर्ड में कुछ चीजों को जो है वो टारगेट करके काम किया जा रहा है। तो इन्होंने पिछले सीजन में एक मैच भी इस ग्राउंड को नहीं दिया, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब यहाँ पर टैलेंट हंट प्रोग्राम करते रहे और उन्होंने खुद कहा कि मैं पूरे पाकिस्तान में डायमंड की तरह ग्राउंड्स की जो जाल बिछाना चाहता हूँ। लेकिन वो उसके बाद वो जाल ये तो बार बार कहा जाता है कि जैसी पिच डायमंड क्रिकेट क्लब की है वैसी पिच पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी जो बाउंस यहाँ पर मिलता है। मैं अभी आपको देखें, मैं खुद एक क्रिकेटर भी रहा हूँ और एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट के, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम, ये जो भी आपकी बेस्ट फैसिलिटी है, आप उनकी पिचेस के इनके साथ मुआवजा कर लें, कोई मुआवजा नहीं है। दानिश मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर देखें, अगर ग्राउंड पूरा बच जाता है तो प्रैक्टिस एरिया को कहीं और अगर जगह दे दी जाए आसपास, तो उधर शिफ्ट कर दिया जाए तो फिर भी मतलब ठीक है। आज हम आपकी तरफ वापस भी आते हैं, बट फातिमा नहीं दैट्स जी भट्टी साहब, मामला अब जाकर इसका नोटिस लिया जा रहा है, आज हमें बता रहे हैं बार बार नोटिस लिए जाते हैं, बार बार मामला ठंडा हो जाता है। 27 साल से क्यों नहीं इसका फैसला हो गया? क्यों इफ्स एंड बट्स में चल रहा है ये मामला? या तो फैसला हो जाए या तो फिर साइडलाइन कर दिया जाए। कहने पेपर वर्क भी मौजूद है। दानिश, जिस तरह अयाज कह रहे हैं कि इमरान खान आए, इमरान खान ने ये कहा, और शहरियार आफरीदी जैसे वो यहाँ पर ऑन एंड ऑफ आते रहे, तो ये तो वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं। सही बात तो है। मेरा ख्याल में फिर तो कोई इतना मसला होना नहीं चाहिए। लग ऐसा रहा है कि हम कराची में रहते हैं, हमें इस्लामाबाद का असल पता नहीं है कि वहाँ इसके पीछे लीगल मसाइल क्या है, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई इसके पीछे ऐसी कहानी है। लेकिन एक बात मैं अयाज से पूछना चाहूँगा कि क्या ये एकेडमी फ्री ऑफ कॉस्ट है या कमर्शियल एकेडमी? देखिए भट्टी साहब, इसमें जी बिल्कुल आपको वैलिड सवाल है। देखें, एकेडमी के अंदर बॉल, यूनिफॉर्म, हर चीज फ्री दी जाती है बच्चों को। अच्छा, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो पे करते हैं, और इसमें हमने रोहेल नजीर जैसे बच्चे देखे हैं जो कि किसी गरीब हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं और वो इस एकेडमी में आज प्रवेश करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बिल्कुल इस एकेडमी में वो लोग हैं जो यानी जो वसाइब हैसियत हैं वो खुद पे करते हैं, वो खुद पे कर रहे हैं।
और जो लोग जो है वो पे नहीं कर सकते उनसे किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं ली जाती। बाकी उनको क्रिकेट गियर और तमाम सामान जो है वो उनको फ्री दिया जाता है, हमने खुद देखा हुआ है। तो इसमें कमर्शियल एक्टिविटी एक एंगल जरूर है कि यहाँ पर फीस भी ली जाती है, लेकिन फीस नहीं भी ली जाती उन लोगों से जो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि सब आपको भी पता है। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको हम अक्सर देखते हैं कि आप बनी गाला में भी मौजूद होते हैं, आप नेशनल असेंबली में भी मौजूद होते हैं, इमरान खान के साथ भी आप सेशंस में नजर आते हैं, मिनिस्टर्स के साथ भी नजर आते हैं। तो आप ज्यादा मेरा ख्याल में पावर कॉरिडोर्स में अपने आप को दिखाई देते हैं। तो लिहाजा आप अगर वहाँ ये मामला टेकअप करें तो हो सकता है कि इसका कोई ना कोई इशू रिजॉल्व करने की भट्टी साहब ये शहरयार अफरीदी साहब वाला जो मामला था ये हमने टेकअप किया था और उसी वजह से ये काम रुक गया। फिर प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंची और ये काम रुक गया। लेकिन क्योंकि आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर के पास और बहुत काम करने को होते हैं और उनके लिए शायद ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट मामला नहीं है, तो इसको नीचे लेवल के ऊपर हमेशा मतलब विक्टिमाइज मैं कह दूंगा। क्योंकि मैं आपको क्लियर यहाँ बात कर दूं, क्योंकि इस ग्राउंड का ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शकील शेख के साथ है। तो जो भी बोर्ड आता है, जब भी शकील शेख एंटी ग्रुप आता है, तो ये कब्जे और ये कब्जा माफिया की आवाजें शुरू हो जाती हैं, ऑपरेशन की बातें शुरू हो जाती हैं। हमारे समझ में नहीं आती, या तो मामला ब्लैक हो या तो व्हाइट हो, ग्रे एरिया नहीं समझ आता, समझ नहीं आता। मगर या आपसे मैं कह रही थी कि चले अब इसका जो मसला सॉल्व होता है ना, होप जल्दी हो जाए। मुझे इस बात का अफसोस हो जब अयाज से पता है कि आई एम वन ऑफ दोस अनफॉर्चुनेट पीपल हु हैव नॉट सीन द लीग और द पिच, को आइडिया ही नहीं है। तो एक मैचेस होने चाहिए, मतलब व्हाई इज पीसीबी नॉट थिंकिंग अबाउट इट? असल में इतनी ज़्यादा यहाँ पर गुफ्तगू हुई, लेकिन असल मसला जो है आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, और वो ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अकेडमी है और ग्राउंड जो है वो दूसरी तरफ है। ग्राउंड का अकेडमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं, वो हम समझ गए। ये सिर्फ अकेडमी सील हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 पिचेज हैं, जहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, जहाँ पर जिसको चेंजिंग रूम कहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं ज़्यादा लंबी इस हवाले से बात नहीं करना चाहूँगा। साबिक वज़ीर एहसन इकबाल साहब, जिनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताउन है, उनका कहना ये है, और मेरा ख्याल है सारी गुफ्तगू का खुलासा हो जाएगा कि यहाँ पर जो बोलता है उसको या तो नोटिस आ जाता है, यहाँ पर जो बोलता है या उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एयाज अकबर यूसुफ जई साहब ने जो बात की है कि शकील शेख साहब जो हैं उनको इस मामले में नोटिस आया, हालांकि उनका इस अकेडमी से बाज़ाब्ता तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इस अकेडमी के करता धरता नहीं है, और ये सबसे हैरानकुन बात है। तो अब मेरा ख्याल है कि मैंने जो घुमा फिरा कर लपेट कर बात की है उसका खुलासा हो जाना चाहिए। ये घुमा फिरा के लपेटने की बातें ना बड़ी डेंजरस होती है। बट थैंक यू सो मच अयाज, आपने हमें अपडेट दी। विल टेक अ ब्रेक ऑन दैट, बट ऑफ कोर्स अब बिफोर गोइंग द ब्रेक दानिश, हमें ये बात बिल्कुल समझ आ गई कि ग्राउंड एंड एकेडमी इज डिफरेंट, कोई बट इट्स जस्ट दोनों चीजें साथ-साथ चलती हैं। जैसे आज कह रहे थे, बहुत जरूरत होती है इस बात की कि प्लेयर्स प्रैक्टिस पिचेस पर ट्रेनिंग कर रहे हों। अगर ग्राउंड में कर रहे होंगे तो ग्राउंड की पिच खराब हो रही होगी, वो मैचेस के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। यू नीड द चेंजिंग रूम्स एंड एवरीथिंग, वो पूरा वेल कोऑर्डिनेटेड, बहुत ही खूबसूरत किस्म का सेटअप है यहाँ पे, बड़े जबरदस्त कांटे के मैचेस होते हैं। हम अभी रिसेंटली गए हुए थे इस्लामाबाद, तो हम डायमंड क्रिकेट क्लब भी गए थे। बड़े पैशनेट बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो साल यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। सो इस किस्म की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है हमें, व्हिच इज़ व्हाई एक फैसला हो जाना चाहिए कि हाँ या ना, एग्जैक्टली। हम भी एक ब्रेक ले लेते हैं, हाँ बात करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में। हमारे साथ रहेंगे। लास्ट सीजन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कुछ चेंजेस आने के बाद बहुत शोर मचा, पर चेंजेस नहीं, उखाड़ पिछाड़ थी पूरी वो। आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी सेफ। बट व्हाट वी नो कि इस मतलब क्रिकेट कमेटी आने एक बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी वीडियो चैट्स हो रही हैं कि क्या कुछ होने वाला है। एंड व्हाट आई नो, जो मैंने कल पढ़ा भी अखबार में कि डोमेस्टिक का जो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक खेलते हैं प्लेयर्स क्रिकेटर्स, उनकी सैलरीज को एनहांस किया जाएगा। देयर विल बी बेटर सैलरीज फॉर देम एंड देन ए कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं इनमें क्या निकला है कंटेंट फॉर, क्या मीट है इसमें, मालूम करेंगे। हमारे साथ फैजान लखानी ने हमारे पैनल को ज्वाइन कर लिया है। सो फैजान, व्हाट्स रियली हैपनिंग, ये सब मीटिंग्स जो हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं? आई नो आई हर्ड अबाउट द सैलरी एनहांसमेंट, इसके अलावा और क्या कुछ डिसाइड हुआ है?
दो तीन मेजर चीज़ें हैं। एक तो ये सैलरी एनहांसमेंट जिसकी आपने बात की, अभी इस पर डिस्कशन इस तरह हो, ये तो इन प्रिंसिपल एग्रीड है पीसीबी मैनेजमेंट के, इस बार पे हाइक डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो है 192 जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको मिलना है। अब कितना परसेंट है उसके ऊपर बात हो रही है। विद सुना ये जा रहा है कि 15 से 40% का बिटवीन कोई इसको पे हाइक मिलेगा, तो 50,000 से ऑफकोर्स प्लेयर्स की सैलरी बढ़ेगी। तो लास्ट ईयर जो एक प्लेयर का एस्टिमेटेड इनकम 2.2 मिलियन थी, तो इस बार वो इनकम 2.6 एनुअल तक जा सकती है, जिसमें मैच फीस और तमाम प्राइज मनी भी इंक्लूडेड है। ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा एक A+ कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करने जा रहे हैं, जो 10 प्लेयर्स को मिलेगा। ये 10 प्लेयर्स उसी 192 में शामिल होंगे जिनको डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, यानी 182+10 कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो डोमेस्टिक होंगे। 10 प्लेयर्स वो होंगे जो पाकिस्तान टीम का ऑन एंड ऑफ हिस्सा रहे हैं, अंडर 19 टीम के साथ रहे हैं, जैसे रोहिल नज़ीर है, और डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के। खुशदिल शाह को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, फवाद आलम इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, इमरान भट्ट इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। तो जो परफॉर्मर्स हैं उनको एडेड इंसेंटिव कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जिसकी सैलरी बिटवीन 150,000 to 200,000 होगी, यानी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इमर्जिंग की कैटेगरी के प्लेयर्स की सैलरी है उसके बराबर ये डोमेस्टिक के A+ कैटेगरी के प्लेयर्स को सैलरी मिलेगी। डिपार्टमेंट की विंडो पर बात अब भी हो रही है, लेकिन ये तय है कि डिपार्टमेंट का अगर टूर्नामेंट होगा तो वो नॉन फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होगा और व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट होगा। रेड बॉल क्रिकेट में डिपार्टमेंट्स की फिलहाल एज वी स्पीक वापसी के हवाले से कोई सच डेवलपमेंट नहीं है, और बाकी सारी चीज़ें भी। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ अपडेट करूँगा, पहली बार डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स में प्लेयर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल की जा रही है। ये वो चीज़ें हैं जो पीसीबी करने जा रहा है। अब बजट की अप्रूवल ऑफ कोर्स एक इसकी कंडीशन है, जो जब बजट की तरफ जाएगा पीसीबी वो अप्रूवल आएगी और फिर उसके हिसाब से सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी। बट इन प्रिंसिपल ये सारी चीज़ें एग्री हो चुकी है। सिकंदर, सुनने को ये सारे प्लान बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऑन पेपर ये सारे प्लान बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मुझे सुनकर बड़ी उम्मीद हो रही है कि अगर प्लेयर्स को आप सपोर्ट करेंगे तो वो आगे जाके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे मेंटली भी। लेकिन किसको ये कैटेगरी दी जाती है, कौन से प्लेयर्स पर हाथ रखा जाता है, ये बहुत सवाल है दानिश। देखिए, ये तो मैं इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अप्रिशिएट करूँगा कि ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़कों को जो आप एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टाइप की चीज़ देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और मैं हमेशा से इस पर बात करता रहा हूँ। मगर जो आपका सवाल है वो इससे भी ज़बरदस्त है कि कहीं इसमें ऐसा ना हो कि जो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो टॉप 40 लड़कों की जो लिस्ट मैंने बनाई थी, उसमें मेरे पास जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के एवरेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, मैंने उस दिन निकाली थी। 18 लड़के ऐसे हैं कि जो 30+ के हैं, 12 लड़के ऐसे हैं कि जो 35 तक हैं, 12 लड़के 35 साल के, जिसमें सलमान बट है, कमरान अकमल है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। हाँ, तो ऐसे लड़कों को ना दिया जाए। अगर आपने ऐसे लड़कों को दे दिया तो फिर आपने हर चीज़ को ज़ाया कर दिया। ये लड़कों होने चाहिए, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टाइप की चीज़ जो भी है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए, ये लड़कों के 25 साल तक के ऐसे बच्चे हों कि जिनका फ्यूचर है, उनको आप दें ताकि उनमें एक नया जोश पैदा हो आगे खेलने का। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, मैं हमेशा से इसको सपोर्ट करता रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं इसको फुली सपोर्ट करूँगा। मगर वो आपका जो पॉइंट है, ऐसे लड़कों को आपने दे दिया जिनकी उम्रें गुजर चुकी हैं और उनका खुदा भला करे, और कैसे देना है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स को देख लें, जैसे मेरे पास लिस्ट पड़ी है, इसमें आप देख लें इमरान भट्ट है टॉप, इसमें देखें ना, इमरान भट्ट है, कामरान है, सलमान भट्ट है, समी असलम है, फैज़ान रियाज है, इसमें फैज़ान रियाज, इमरान भट्ट, ऐसे लड़कों, अब फरहत, इमरान फरहत, इसमें भी लंबे रन किए हुए, 38 ईयर्स ओल्ड। अब इन लोगों को देना तो फिर यार फजूली होगा ना, तो आप ऐसे लड़कों को दें कि जैसे ज़ीशान मलिक है, ये लड़का है, इसको दें आप, उमर सिद्दीक है, इसको दें, हैदर अली को दें। ऑलरेडी है। हाँ, ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, इस किस्म के लड़कों को देंगे तो उसका फायदा होगा। अगर आपने 35-33 को खामोश करने के लिए, यार चल तुझे तू खामोश रहे यार, ये ले ले पैसे, तो फिर वो अलग बात, फिर तो तबाही है। अच्छा, कमिंग बैक टू फैज़ान, क्विकली थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी चाहिए। फिर फैज़ान, व्हाट अबाउट दोस प्लेयर जो हु लॉस्ट देयर जॉब्स, उनकी कुछ स्टैंडिंग या उनका क्या कुछ प्लानिंग हो रही है? बिकॉज मेरा दिमाग उनकी तरफ ही जाता है सबसे ज़्यादा। देखिए, बेसिकली जो एलिट क्रिकेटर्स का जो पूल है वो प्रॉब्ली ये 200-250 प्लेयर्स का एलिट क्रिकेटर्स का पूल है, जिसमें आपके 192 डोमेस्टिक के प्लेयर्स हो गए, फिर कुछ वही प्लेयर्स, फिर उसके अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ प्लेयर्स आ जाते हैं, पाकिस्तान के PSL के कॉन्ट्रैक्ट भी प्लेयर्स को मिल जाते हैं। तो क्रिकेट इन्हीं प्लेयर्स के इर्द गिर्द घूम रही है। अभी रिसेंटली पीसीबी ने कुछ ऐसे प्लेयर्स जो जॉब से महरूम हो गए थे, उनके लिए कोविड-19 का एक फंड ऑफ कोर्स एलोकेट किया था, और उनको कुछ प्लेयर्स को और ये कह लें कि स्कोरर्स या दीगर स्टाफ को पैसे रिलीज हुए थे। बट ये एक
सवाल अब भी है कि जो प्लेयर्स जॉबलेस हुए थे उनके लिए क्या, इसी वजह से डोमेस्टिक क्रिकेट की एक विंडो डिपार्टमेंट क्रिकेट की डोमेस्टिक में एक विंडो निकालने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात जो सिक्कू भाई कर रहे थे, पीसीबी कुछ इसी तरह ही सोच रहे हैं कि ऐसे प्लेयर्स जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, ऐसे प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम का ये कह ले कि हिस्सा रहने से मुराद के करंट सीजन में ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान टीम के साथ रहते हैं, बट जैसे मूसा है जिनको कॉन्ट्रैक्ट ना मिल सका, लेकिन मूसा को A+ वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। फवाद आलम खुशदिल जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सके, उनको A+ से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। इमरान बट का उन्होंने जिक्र किया, ऑफ कोर्स वो एक कैंडिडेट है जिनको मिल सकता है। जफर गौहर जिन्होंने परफॉर्म किया उनको मिल सकता है। तो ऐसे ही फैजान ये बैकअप पूल होगा इन अ वे हमारा। यही जो प्लेयर्स हैं जो आपके अंडर 19 में होते हैं या 8 टीम में होते हैं, डोमेस्टिक से परफॉर्म करके ही ये जो प्लेयर्स का पूल होता है जो बहुत सिस्टमैटिकली, फिर बहुत जबरदस्त आइडिया है। फातिमा, जब मुझे तौकीर ज़िया साहब ने अचानक सेलेक्टर बनाया था 2 महीने के लिए, जब मैं बना था, तो मैंने तौकीर ज़िया साहब से एक बात की थी। मैं कहा सर मेरी एक ख्वाहिश है कि ऐसा सेलेक्टर जो लड़का टॉप करेगा बैटिंग ऑर्डर में, बैटिंग स्कोर में, आप उसको एक टूर दें पाकिस्तान टीम की तरफ, ताकि उसको एक इंसेंटिव हो कि यार मैं रन्स बनाऊंगा। उसमें मिसबाह उल हक का नाम था, तो मैं उस पर लड़ पड़ा था, फैसल इकबाल और मिसबाह पे झगड़ा चल रहा था, तो मैंने कहा आप मिसबाह को भेजें। उसने टॉप किया हुआ था, उस वक्त उसकी उम्र 30 साल की थी, मेरे ख्याल से 28-29 साल का था। तो आपको इस किस्म के इंसेंटिव रखने पड़ेंगे। आप इमरान बट है, आप इसको आप इंग्लैंड ले जाएं, क्यों नहीं लेके जाते? इसने टॉप किया यार, अब नहीं ले जाएंगे तो कब ले जाएंगे? 934 रन है इसके। चलिए याया का भी स्टांस सुन लेते हैं इस पूरे इश पे। जी याया। बहुत शुक्रिया फातिमा कि आपने मुझे भी इस गुफ्तगू में शामिल किया। फैज़ान लखानी को आपने इंट्रोड्यूस कराया, मैं समझा कि फैज़ान लखानी साहब जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर हमें कोई नई बात बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट में इस वक्त जितने लोग काम कर रहे हैं, फैज़ान लखानी ने उन सबको पीछे छोड़ दिया। फैज़ान लखानी ने जो बातें की हैं, ऐसा लगा मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट, लखानी साहब जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 10 दिनों में आई हैं, आपने सबका लुब्बे लुबाब हमें बता दिया कि कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हुई है। मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब होता कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट में से किसी को बुला लेते थे, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफेंड कर लेते। लेकिन अब बात दरअसल ये 1 अरब रुपए आप जिस डोमेस्टिक क्रिकेट पर लगा रहे हैं, मेरे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि आप लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं, आप उनके पैसे बढ़ा रहे हैं। भाई बात दरअसल ये है कि आप 1 अरब रुपए अगर किसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर लगा रहे हो तो उस फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट भी दो। आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्मेंस देकर फवाद आलम टीम में आया है, और बजाय आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रिस्पेक्ट देने के आप कह रहे हैं कि हम एलीट की रात उसको दे रहे हैं, जहां से उसने शुरू किया आप वहीं उसको वापस लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेना एक प्राइड की बात है, डोमेस्टिक का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेना एक डिफरेंट चीज़ है। फिर यहाँ पर जो डोमेस्टिक का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके पेपर्स के ऊपर साइन ही नहीं किया बहुत सारे खिलाड़ियों ने। मैं अभी नाम आपको लेना शुरू करूंगा तो आप बोलेंगे इन्होंने भी नहीं साइन किए, और वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे। यहाँ पर मसला सबसे बड़ा ये है कि भाई आप 1 अरब रुपए जिस डोमेस्टिक क्रिकेट पर खर्च कर रहे हो, आप इस बात को मेक श्योर करो जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में 11 खिलाड़ियों में ये रखते हो कि एक इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर खेलेगा, 4 जो है आप ज्यादा से ज्यादा ओवरसीज प्लेयर खिला सकते हो। आप इस बात को मेक श्योर करो जो डोमेस्टिक क्रिकेट का बेस्ट बॉलर होगा, बेस्ट बैट्समैन होगा, वो टीम के साथ 17वें खिलाड़ी की हैसियत से स्क्वाड का पार्ट होगा। डोमेस्टिक क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम में टॉप पर नजर आने वाला, बैनुल अक़वामी क्रिकेट में जो है ड्रेसिंग रूम को शेयर करेगा, बंदर बांट नहीं होगी। अगर आप इसी तरह 2-4 पैसे देकर लोगों को खुश कर देते हैं तो फिर हम जो काम करते हैं वो बिल्कुल गलत काम नहीं करते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ठंडे कमरों में बैठकर लोग जो है लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। भाई आप भी तो पैसे की बात कर रहे हो, आप भी कोई डिफरेंट बात तो नहीं कर रहे। खेल को पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा पहुंच रहा है? टैलेंट को आप रिस्पेक्ट दे रहे हो या सिर्फ स्किल के पीछे दौड़े जा रहे हो? बड़ी साहब जो सिलेक्शन इश्यूज है इस पर तो हम काफी अच्छे से बात करते हैं, यानी वैलिड पॉइंट्स हैं कि आप परफॉर्मर्स को सेलेक्ट क्यों नहीं करते, उनको रिवॉर्ड क्यों नहीं दिया जाता, ये बातें तो बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। लेकिन एक नेगेटिव चीज पॉजिटिविटी को खत्म नहीं करती, यानी कि अगर एक पॉजिटिव इकदाम लिया जा रहा है कि बैकअप प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे और उनको संभाला जाएगा तो ये पॉजिटिव है। हाँ, ये जरूर नेगेटिव है कि उनको सिर्फ पैसे ना दिया जाए, सेलेक्ट ना किया जाए। आपकी राय है भट्टी साहब? देखिए दानिश, हम हर चीज को ना पैसों के पैमाने से जोड़ने की कोशिश करते हैं। माजी में जब सिकंदर बख्श साहब कहते थे उस वक्त मुझे याद है कि फर्स्ट क्लास मैचेस में बाल्टी के अंदर पानी आ रहा होता था, प्लास्टिक के जग होते थे, प्लास्टिक के ग्लासेस होते थे, बर्फ की वो होती थी, बर्फ की एक बड़ी डली। तो मतलब अब हम पैसों से ज्यादा करें, लेकिन अब इसमें जो नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, एक तो जिस जगह से हमने प्रोग्राम शुरू किया था नदीम खान से, अब नदीम खान के अंडर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अलावा
डोमेस्टिक क्रिकेट भी आ गई और नदीम खान के लिए मेरे ख्याल में असल जो उनका इम्तहान होगा कि क्या वो डोमेस्टिक क्रिकेट में सिफारिश को खत्म कर सकेंगे। अंपायरों में जो सिफारिशी अंपायर आते हैं ये तो इम्पॉसिबल सी बात लगती है सुनने में भट्टी साहब। पिचेस की जो क्वालिटी है उसमें बेहतरी लाएंगे। पिछले साल हमने देखा कि 18-20 डबल सेंचुरियां बन गई। तो ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। फिर नंबर 2 जो सबसे बड़ा मसला है डिपार्टमेंटल क्रिकेट का, उन्होंने जख्मों पे तो मरहम रखने की कोशिश की है। 15 दिन की एक विंडो निकाल रहे हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए, लेकिन वो नॉन फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होगा। मेरे ख्याल में जिन लोगों की नौकरियां चलेंगी वो नौकरियां मिलेंगी नहीं। इस क्रिकेट बोर्ड ने डिपार्टमेंट को बंद करके जितना बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया है, शायद तारीख इनको कभी माफ नहीं करेगी। एंड फैजान तो अब इंटरेस्टिंग हो जाता है एग्जैक्टली जो मैंने शुरू में भी ये सवाल पूछा था सबसे कि व्हाट आर द चैलेंजेस और व्हाट डू यू से कि उनके नदीम खान जब ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो उनके डेस्क पे क्या कुछ होगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट विल बी ऑन हिज डेस्क। और अब ये भी पता करना है कि डोमेस्टिक विंडो जो आई थिंक जुलाई अगस्त में क्या एग्जैक्ट गो फॉरवर्ड क्या कुछ होगा। आई एम इंटरेस्टेड टू नो। बिल्कुल नदीम के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज जिस तरह भट्टी साहब ने वही कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को वो आगे किस तरह लेकर चलते हैं और ये सबसे मेन टास्क होगा। एकेडमीज के लिए तो उनके साथ काम करने के लिए बहुत सारे लोग और भी होंगे, बट डोमेस्टिक को किस तरह आगे लेके बढ़ते हैं और जिस तरह प्लेयर्स का जो पूल आगे लेके बढ़ना है, जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होंगे वो भी सब नदीम खान के ही अंडर होंगे और वही एक तरह से ये फैसला आदमी करेंगे कौन से प्लेयर को क्या मिलना है। ये एडेड कॉन्ट्रैक्ट भी नदीम खान और मिसबाह-उल हक मिलकर बनाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें अब नदीम खान के इर्द गिर्द पाकिस्तान क्रिकेट में घूमेगी। तो अब उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी और बड़ा उनका टेस्ट है कि वो किस तरीके से अपने आप को न्यूट्रल रखते हुए, अपने आप को गैर जानिबदार रखते हुए और अपने जो उन पर प्रॉब्ली जो ये कहने के भरोसा किया गया उसको किस तरह निभाते। तो बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स नदीम खान के लिए यहाँ पर होगा। फातिमा जी, इससे पहले मैं भूल जाऊं, देखिए बॉलिंग के जो एवरेजेस हैं मेरे पास इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट के वो मेरे पास हैं जिसमें 20 लड़के हैं जो टॉप किया जिन्होंने, 11 लड़के हैं जो 32-33 साल के हैं, एक लड़का 40 साल का है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम ये है कि वो 40 साल के लड़के को प्रमोट करे, कि उसको देखभाल करे? इसीलिए तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती है कि डिपार्टमेंट के अंदर वो 40 साल वाला साथ साथ ये ऐड करना भी जरूरी है कि जो सेकंड 11 है उसमें बड़े जबरदस्त पोटेंशियल वाले लड़के हैं, अच्छे पेसर्स भी मौजूद हैं, अच्छे स्पिनर्स भी मौजूद हैं, लेकिन चुपचाप काम में खिलाया नहीं जा रहा। आप मुझे बताओ, आप एजाज चीमा की तनख्वाह बढ़ा के 40 साल वाले को, फिर उसके बाद 34 साल के काशिफ भट्टी हैं जो उनको खिलाया नहीं आपने, उमर खान को खिलाते नहीं है, फिर वो सेकंड 11 में जाया हो रहा है। अब सोहेल खान की उम्र 36 साल की है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या इसको प्रमोट करता रहेगा, उसकी तनख्वाह बढ़ाता रहेगा? इसीलिए तो उसकी जॉब थी। सुई गैस में उसको निकलवा दिया। सिर्फ सुई गैस में क्रिकेटर को निकाला गया है। जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए सिर्फ क्रिकेटर्स को, हॉकी प्लेयर वही हैं, सब मौजूद हैं, ठीक है, वो नेशनल चैंपियनशिप खेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। और क्यों हुआ कि पीसीबी वाले वहाँ पहुँच गए, उनको बोला जी लाएं हमें इतने करोड़ रुपए दे दें। उन्होंने जब हिसाब किताब किया उन्होंने निकाल दो सब क्रिकेटर। कम ऑन यार, क्या जुल्म हुआ है। तो अब ये डोमेस्टिक जो इशू है, बट आई थिंक इट्स ऑन होल्ड राइट नाउ। लेट्स सी कि अब ये आगे जाके क्या होता है। इंग्लिश टूर के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं अब, क्योंकि इंग्लिश फुटबॉलर्स दानिश दो प्लेयर्स एंड दो टेक्निकल स्टाफ को हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना। इट्स हैपेंड इन इंग्लैंड। सो अब लेट्स सी टूर की भी क्या बात होती है, बट ये सब कुछ अब ईद के बाद सब सामने आएगा। बट थैंक यू सो मच टू अवर अमेजिंग पैनल, सीनियर स्पोर्ट्स अब्दुल माजिद भट्टी, फैजान लखानी, सिकंदर बख्श एंड सैयद यासैनी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का एंड आई होप यू हैव अ नाइस वीकेंड। एंड दानिश, ईद के बाद हम लोग आपको मिलेंगे। ईद मुबारक। हाँ, इंशाल्लाह पेश की ईद मुबारक हम सबकी जानिब से आप सबको। लेट्स होप कि अजीब जिंदगी एक बार फिर मामूल पे आ जाए, बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप वी गेट टू सी मोर स्पोर्ट्स एंड स्पेशली हमारे डोमेस्टिक के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा। बड़ी रात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू सून इंशाल्लाह।